स्वागत है आपका आज कक्षा 11वीं के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी एवं प्रोकैरियोटी, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या विकासीय संबंधों को भी सहमति करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ जीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया हैं। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माश, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीव की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकेरियोट्स जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। अतः एक षट जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की गई थी। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाडाइमोनास एवं स्पाइरोगायरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेरा, पैरामीशियम एवं अमीबा के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकार की, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवृत्तीय और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटेस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिसे सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, उसकी चर्चा हम आगे के 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर भी पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, पर्वत, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी रहकर पाए जाते हैं।
कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों गोलाकार कोकस, छड़ाकार बैसिलस, कामा आकार के विब्रियम तथा सर्पिलाकार स्पाइलेरियम में बांटा गया है, जैसा कि चित्र 2.1 में दिखाया गया है। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। आइए आद्य बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने एवं कक्ष क्षेत्र में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मैथेनोजोन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन अर्थात जैव गैस का उत्पादन करते हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की जगह की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी सुपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशी क्लोनी अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री तथा अथवा स्थलीय शैवाल हैं। इनकी क्लोन प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फूलते फलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नास्टाक एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोरोस्टिस नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनमें मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। आइए प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ते हैं। सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनाइड, अपवंक कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक जनन तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। आइए क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस समूह के अंतर्गत डाइटन तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं। यह स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। डाइएटम में कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मृत डाइएटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइएटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। आइए डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ें। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे रंग, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में दो कसाव होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप में भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनियाला एक्स। आइए यूग्लिनाइड के बारे में पढ़ते हैं। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी जो एक स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकिल होती है,
जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। अपवंग कवक। अपवंग कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों का बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। आइए प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ें। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। अमीबी प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी होते हैं। कसाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिप्नोसोमा। आइए पक्षमाभी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ें। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संकरण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। कवक फंजाई जगत। परपोषी जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकार की तथा वास स्थान में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक तथा कुकुरमुत्तक भी फंजाई हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकी फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी हैं और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन के रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तुंदमयी है, लेकिन इस जो एक कोर्सी है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती हैं, जिससे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिनसे बहुकेंद्रित कोश का द्रव्य भरा होता है, जिन्हें संकोष्ठी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटीय होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई पर पोषित होते हैं। वे मृत बस्टर से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, अथवा धान बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिक्तांड, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिसे फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में 2 निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। पहला, 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा, 2 केंद्रकों का संलयन होता है, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरा, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक अवस्था अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार है। आइए फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ें। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी अथवा भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके सामान्य उदाहरण है म्यूकर, राइजोपस,
तथा एल्यूब्यूगो। आइए एस्कोमाइसीटीज के बारे में पढ़ें। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। विरल पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिकी जैसे ईस्ट के अलावा एक बहुकोशिकी जैसे पेनिसिलियम होती हैं। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी तथा समलरागी होते हैं। कवक जाल साखी तथा पटी होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम घर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलसन एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं जिन्हें एस्कोस्कार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण एस्पिजिलियस, क्लेविसेप तथा न्यूस्पोरा हैं। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध हैं। इस वर्ग में आने वाले मॉरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वाद भोजन समझा जाता है। आइए बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में पढ़ते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज की ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेंड फंजाई अथवा पफ बॉल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष या टूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं जैसे कीट तथा कंड। कवक जाल साखी तथा पटी होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाएं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती हैं। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रिक होती है जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन तथा मियोसिस होता है जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन काल में लगे रहते हैं जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगैरिकस, ऑस्ट्रेलेगो तथा पक्सिनिया हैं। आइए ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में पढ़ते हैं। इसे प्रायः अपूर्व कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था ही पाई जाती है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित प्रावस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोसोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटी तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा है। पादप जगत अर्थात प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लैडरवर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधों और अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती हैं। इन दोनों पीढ़ी एकांतर होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई के अनुसार विभिन्न होती है। युग्मनज में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक युग्मकोद्भिद पर बनते जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। जंतु जगत। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिकीय हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है। वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जलन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। विषाणु, वायराइड, प्रोसंग तथा लाइकेन। विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिकीय जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोंसक का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनका वायरस कैसे प्रभावित होता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि
वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदारी होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोव्स्की ने तंबाकू के मौजिक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजरिन ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस अर्थात तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम अर्थात संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टॉनले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। वायरस के अंदर प्रोटीन और इसका अनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयाँ, जिन्हें पेटी कोशक कहते हैं, से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रखता है। ये पेटी कांसक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस में मम्पस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मौजूद बनाना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। आइए वायराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। वायराइडों में RNA तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं, उनका अभाव होता है। इसीलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के RNA का आणविक भार कम था। आइए प्रोन्सक अर्थात प्रियोन के बारे में पढ़ें। आधुनिक चिकित्सा के कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन करने वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गईं। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोषण कहा गया। प्रोषण द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन एंजियोफर्म एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता है, और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। आइए लाइकेन के बारे में पढ़ें। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवायंट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन को संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकोन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही हम अगले अध्यायों के वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। तब